Welcome back. Today, in this session, we're going to talk about dramatists. Now, with my paid learners, we are done with Unit 1. We've completed our drama portion. लेकिन अब कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रेपरेशन में उनको कन्वीनियंटली स्किप कर देते हैं एंड दैट्स वेयर यू सी नेट का पूरा जो पैटर्न है, पूरा जो स्कोप है पढ़ाई करने का, वो चेंज हो रहा है. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव टू रीड शेक्सपियर, you don't have to read other canonical dramatists. You do, of course, we all do have to read the canon, and we have already done that. But now this session is going to be beyond the canon, है ना, जिनको हम कभी माइनर राइटर्स बोलते थे. बट प्लीज नोट दैट दे आर नॉट माइनर राइटर्स. माइनर टर्म जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, एटलीस्ट मेरे लिए. एंड आई डोंट रियली लाइक यूजिंग द टर्म, बट आई डोंट नो, प्लीज सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव टर्म्स जो हम यूज कर सकते हैं. सो कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में अगर हम देखें तो नेट ने अपना जो फोकस है ना उसको शिफ्ट किया है फ्रॉम canonical dramatists to concepts, to movements, performance theory, and lesser discussed, better term, later discussed playwrights. ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेम्स, इट्स अबाउट हाउ टू थिंक like maybe a net examiner, so that we're able to take the exam even with more confidence. So by the end of this lecture हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिकोड करेंगे कुछ अनफेमिलियर नेम्स को, कुछ अनफेमिलियर क्वेश्चंस को. वी आर गोइंग टू लिंक दीज ड्रामेटिस्ट्स टू द थ्योरी. परफॉर्मेंस थ्योरी पढ़ना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गई है अभी. एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स जो कभी कभी एकदम टॉप वाले स्टूडेंट्स भी कर देते हैं. सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि शिफ्ट कैसे आ रहा है. अगर हम बहुत पहले के पेपर्स देखें तो मे बी क्वेश्चन में आ जाता था हु रोट लुक बैक इन एंगर, या मैच द फॉलोइंग में अभी भी कई बार आ जाता है हु रोट लुक बैक इन एंगर. लेकिन अभी अगर हम चेंज देखें पैटर्न को, इसी चीज को किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा. विच ड्रामेटिस्ट इज एसोसिएटेड विद किचन सिंक रियलिज्म एंड पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट. है तो वही. हो सकता है पहले पूछा जाता हु रोट मदर करेज. अभी which theatrical technique prevents emotional identification and promotes critical detachment. Now that's Bertolt Brecht. But the question is not direct. तो की शिफ्ट कहाँ आ रहा है? From text to context and to theory. So keep this in mind throughout the lecture. कि सिर्फ टेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, और वो किस किस तरह से हम उसको थ्योरी के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू शो यू अ फेस फर्स्ट. उसके बाद फेस दिखा के मैं आपको बताऊंगी कि हम बात करेंगे उनके बारे में. ठीक है, ऑल राइट, देयर यू गो. कैन एनीवन recognize him? Although it's a younger picture of somebody that we're going to talk about. It is एंटोनिन आर्टॉड. ठीक है, एंटोनिन आर्टॉड एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. अभी देखो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जब हम बात कर रहे हैं. एक तो ऑफ कोर्स नाम, दूसरा उनका नेशनैलिटी क्या है, और तीसरा वो कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं. टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट समझना है तो टाइम पीरियड जानना जरूरी है. और आपको पता होना चाहिए कि इस सेंचुरी में क्या हो रहा था उस एज में. तो ही वाज बोर्न इन 1896, ऑलमोस्ट 1900 ना. तो एंड ही डाइड इन 1948. ही डाइड एट द एज ऑफ 51. ठीक है, तो आप लगा लो 20th सेंचुरी. ठीक है, 20th सेंचुरी में बहुत कुछ हुआ. वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ. तो कॉन्टेक्स्ट और इन्होंने क्या किया है वो भी हम समझेंगे. लेकिन कुछ लोग हो सकता है आप में से जिन्होंने एंटोनिन आर्टोड को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. वो फ्रेंच एवागार्ड विजनरी थे, एक प्ले राइट थे. सिर्फ प्ले राइट नहीं थे, एक पोएट भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे. और
थिएटर ऑफ क्रूअल्टी के साथ एसोसिएटेड है। प्लीज नोट, he is most famous for conceptualizing this, the theater of cruelty. A very raw performance style है ये, जो theater of cruelty है. It was designed to shock the audience out of their complacency and tap into the primal subconscious. एकदम शॉक कर देना रीडर्स को. कहाँ पे थिएटर ऑफ क्रूअल्टी की बात हुई है? द थिएटर एंड इट्स डबल, ये एक बुक है, से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1938 की बुक है, द थिएटर एंड इट्स डबल. ठीक है. इट वॉज नॉट अबाउट फिजिकल वायलेंस, क्रूअल्टी सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं था, लेकिन एक ऐसी क्रूअल्टी जो कि किसी इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज के टुवर्ड्स हो और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के टुवर्ड्स हो. तो इन्होंने ये जो थिएटर ऑफ क्रूअल्टी है, ये प्रायोरिटाइज करता है सेंसरी एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि चीखें सुनाई देगी या बहुत लाइट से खिला खेल हो रहा होगा स्टेज पे या कोई मूवमेंट हो रहा होगा. ये डिफरेंस था ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स और जो थिएटर ऑफ क्रूअल्टी वाली स्क्रिप्ट्स थी इनमें. ठीक है. एक और इनका कॉन्सेप्ट है विच इज बॉडी विदाउट ऑर्गन्स. एक बहुत फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो लेटर इट वाज आल्सो पॉपुलराइज्ड बाय डेल्यूज एंड ग्युटारी. हम लोग थ्योरी कर रहे हैं. तो आर्टॉड ने इसको यूज किया टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम सोशल एंड बायोलॉजिकल ऑटोमेशन. अ बॉडी विदाउट ऑर्गन, ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जो लिबरेटेड है, फ्री है फ्रॉम द सोशल एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल ऑटोमेशन. तीसरी चीज जो आपने आर्ट ऑर्ट की याद रखनी है वो है फिजिकलिटी इन परफॉर्मेंस. तो वो एक्टर्स को ऐसे देखते थे जैसे वो एथलीट्स हो ऑफ द हार्ट, डिमांडिंग टोटल फिजिकल इमर्जन. साइकोलॉजिकल रियलिज्म नहीं, टोटल फिजिकल इमर्जन ये मांगते थे. ठीक है. तो इनका लाइफ बहुत टर्बुलेंट था, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस से ये सफ़र करते थे और क्रॉनिक पेन होता था इनको फॉलोइंग चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस. और 9 साल इन्होंने अलग-अलग साइकियाट्रिक असाइलम्स में बिताए एंड मोर देन 50 इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स इनको मिले हैं. और इतनी हार्डशिप्स के बाद भी, और मे बी ही वॉज ड्रिवन बाय दीज हार्डशिप्स, ही रिमेन्ड अ प्रोलिफिक क्रिएटर. ठीक है. सिनेमा में भी इनका अपीयरेंस है. ही अपीयर्ड इन लैंडमार्क फिल्म्स, जैसे कि एक फिल्म है द पैशन ऑफ जोन ऑफ आर्क, उसमें ये है. फाइनल ईयर्स में इन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं बहुत सारी रॉ ड्राइंग्स, तो विजुअल आर्ट में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. दैट हैव सिंस बीन एग्जिबिटेड एट मेजर म्यूजियम्स आल्सो. ठीक है. तो ये इनके बारे में है. और अब आपने क्या याद रखना है? एंटोनिन आर्टॉड. वन सेकेंड. Yes. So who is he? He's a French avant-garde dramatist and theorist, more famous for his ideas than plays. Most famous work अगर हम इनका कहें तो है The Theatre and Its Double. ठीक है. और he was the man who wanted theatre to attack the senses. Core idea, theatre of cruelty, not physical violence, but psychological shock, sensory overload. Okay, that's about Antonin Artaud. Second name that we are going to discuss today is, let me show him to you. I'm sure you know him. Now, this is not minor. This is not minor. This is also discussed, but still, I wanted to discuss him today because of the movement that he belongs to. Do you recognize him? ही इज बर्टोल्ट ब्रेक्ट. ठीक है. ये एंटोनिन और ये बर्टोल्ट. बर्टोल्ट ब्रेक्ट कौन थे? जर्मन मार्क्सिस्ट प्लेराइट थे.
तो जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, प्लेराइट थे, पोएट थे, डायरेक्टर थे और इन्होंने मॉडर्न ड्रामा को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया। और कौन-सी मूवमेंट एसोसिएटेड है इनके साथ? एपिक थिएटर। याद रखना है एपिक थिएटर। इनका जो वर्क है इट वाज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट बिलीफ्स। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मार्क्सिज़्म का इनके ऊपर और सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री पे ये काफ़ी ध्यान रखते थे। अब ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस एलियनेशन इफेक्ट, यू ऑल नो। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है, जो जर्मन नेम है, वो भी याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार वर्फ्रेमडुंग्स इफेक्ट ही पूछा गया है। WERFREM, वर्फ्रेम, DUNGS, Dungs. I literally pronounce it as it is written. I don't know how else to pronounce this. Effect. EFFEKT. Verfremdungs effect. क्या है ये? एलियनेशन या डिस्टेंसिंग इफेक्ट। ये जो टेक्नीक था इट वाज एम्ड टू प्रिवेंट द ऑडियंस फ्रॉम लूजिंग देमसेल्व्स इन द प्ले। कि जब आप प्ले देख रहे हो तो बह नहीं जाना है, रो रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं, इतना मत बहो प्ले में। थोड़ा-सा ये ध्यान में रखो कि आप एक प्ले देख रहे हो और उसको क्रिटिकली देखो। अदरवाइज़ अगर आप बह जाओगे उस स्टोरी में, इमर्स हो जाओगे पूरी तरह, तो आपकी क्रिटिकली थिंकिंग जो है, क्रिटिकल सोचने की, उसको क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है, यू विल लूज़ दैट आल्सो। तो यही है एलियनेशन। डिस्टेंस रखो, याद रखो कि वो एक्टर्स हैं। सो चैलेंज द स्टेटस को एंड क्वेश्चन द सोशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। करो क्वेश्चन, मेंटेन डिस्टेंस एंड ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिवली। बहुत सारे प्लेज इन्होंने लिखे एंड आर मोर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड, जैसे कि द थ्री पेनी ओपरा, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। बहुत ये इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। पावरफुल एंटी वॉर प्ले है व्हिच इज़ सेट ड्यूरिंग 30 इयर्स इज़ वॉर। ओह! आई फॉरगॉट टू टेल यू द टाइम पीरियड ऑफ ब्रेट, आई विल टेल यू। और इसके अलावा इन्होंने लिखा द लाइफ ऑफ गैलीलियो, द गुड पर्सन ऑफ शेज़वान, द कॉकेशियन चॉक सर्कल, ये भी लिखा। प्ले विद इन अ प्ले दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ जस्टिस एंड ओनरशिप। ठीक है? तो एज़ आई टोल्ड यू कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल से भरी हुई थी, 20th सेंचुरी में जो भी चल रहा था। तो अर्ली ऑन ही गेन्ड रिकॉग्निशन इन म्यूनिख एंड इन बर्लिन, जब वेइमार रिपब्लिक के टाइम पे। फिर ये ना भाग गए, ये चले गए जर्मनी, ही फ्लेड जर्मनी, नाज़ी जर्मनी, क्योंकि जब हिटलर वहाँ पे पावर में आए, तो डेनमार्क चले गए, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड एंड फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स पहुँच गए ये। After being interrogated by the House Un-American Activities Committee थी एक, HUAC, क्वेश्चन कर रहे होंगे वो, तो इनको इंटेरोगेट किया 1947 में। फिर ये वापस आए यूरोप एंड इवेंचुअली ही सेटल्ड इन ईस्ट बर्लिन, जर्मनी वापस आ गए। फिर 1949 में ही फाउंडेड हिज वर्ल्ड रिनाउंड थिएटर कंपनी विद हिज वाइफ, एक्ट्रेस भी थी वो, हेलेन, to perform his plays and to test his theatrical theories also. ठीक है? सो या इनका डेट ऑफ बर्थ है 1898। 96 में एंटोनिन आर्टोड वाज बोर्न। बर्टोल्ट ब्रेक्ट वो फ्रांस में थे। यहाँ पे बर्टोल्ट ब्रेक्ट पैदा हुए 1898 में एंड ही पास्ड अवे इन 1956। कौन थे? जर्मन मार्क्सिस्ट प्लेराइट, थिएटर प्रैक्टिशनर थे। बहुत सारे प्लेज मैंने आपको बता दिए, मदर करेज एंड द चिल्ड्रन, द गुड पर्सन ऑफ स्केचुआन, और ही वाज द ड्रामेटिस्ट हु ब्रोक इमोशनल इल्यूजन, है ना? तो इनका कोर आइडिया क्या था? एपिक थिएटर, वर्फ्रेमडुंग्स इफेक्ट या एलिनेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट राइटर आप लोगों ने पढ़ा होगा या इवन कुछ लोगों ने सुना भी होगा। द नेक्स्ट राइटर इज जर्जी ग्रोटोव्स्की। अब नाम से पता चल जाना चाहिए कहाँ के हैं। सॉरी, Jerzy, Jerzy Grotowski. Let me show him to you. Antonin Bertolt, and this is him, Grotowski. ठीक है, इनकी हम बात करने वाले हैं अब, ग्रोटोव्स्की की।
जर्सी ग्लुटोव्स्की पैदा हुए थे 1933 में। तो एकदम 20th सेंचुरी चल रहा है, मिड 20th सेंचुरी, एंड ही पास्ड अवे इन 1999। बहुत रेवोल्यूशनरी पॉलिश थिएटर डायरेक्टर थे ये और थ्योरिस्ट भी थे, ठीक है? पॉलिश थे ये। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो पॉलिश थी। एंड ही वाज़ वाइडली रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द 20th सेंचुरी परफॉर्मेंस में, इसीलिए ये नाम बहुत ज़रूरी है। He is best known for developing the concept of, please note, poor theater. सबसे पहले जो हमने पढ़े वो थिएटर ऑफ क्रूअल्टी के थे, दूसरे एपिक थिएटर और तीसरे ये पुअर थिएटर, व्हिच स्ट्रिप्ड अवे जो इलैबोरेट सेट्स होते थे, कॉस्ट्यूम्स होती थी, स्टेज पे लाइटनिंग्स होती थी, ये सब हटाया इन्होंने टू फोकस एंटायरली ऑन द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। कि हमें ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, हमें इनका रिलेशन जानना है सिर्फ। पुअर थिएटर। तो ग्लुटोव्स्की आर्ग्यूड कि जो थिएटर है इट कुड नॉट compete with the technical spectacle of film और टेलीविजन। थिएटर नहीं, अब देखो थिएटर जाने वाले लोग बहुत कम हैं, तो थिएटर जो है वो compete कर ही नहीं सकता फ़िल्म, टेलीविज़न के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल है, टेक्निकैलिटी बहुत ज़्यादा है। इंस्टेड इट शुड बी पुअर इन मटीरियल टर्म्स, बट इट शुड बी रिच इन स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल एक्सप्रेशन। इन्होंने बात की होली एक्टर की, तो ही व्यूड द एक्टर्स क्राफ्ट एज़ अ सेक्रेड एक्ट। जो एक्टर जो करता है, एक्टर की जो क्रिएटिविटी है, वो एक सेक्रेड एक्ट है, एक होली एक्टर है वो। एक होली एक्टर वो है हु अंडरगोज दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेवलेशन, stripping away psychological and physical resistances to reach a total act। ठीक है? फिर इन्होंने बात की कि ये कहते थे कि रादर देन एडिंग स्किल्स, इनका जो मेथड था वो फोकस करता था एलिमिनेशन पे। कैसे? कि हमने क्या करना है, स्किल ऐड नहीं करनी, हमने जो मेंटल ब्लॉक्स हैं या फिजिकल ब्लॉक्स हैं, उनको हटाना है, उनको रिमूव करना है एक एक्टर के माइंडसेट से, ताकि जो एक्टर है यू नो वो पूरी तरह से रहे वहाँ पे, प्रेज़ेंट रहे, ऑथेंटिक रहे। तो जितने भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, उनको एलिमिनेट करना है हमने, वाया नेगेटिवा, इसको इस जो टेक्नीक को बोलते हैं। तो इनके जो एक्टर्स हुआ करते थे, वो बहुत रिगरस, एक्सट्रीम फिज़िकल ट्रेनिंग, वोकल ट्रेनिंग किया करते थे टू पुश बियॉन्ड कन्वेंशनल लिमिट्स। बहुत वो लोग प्रैक्टिस करते थे और हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं। तो दिस आल्सो इंक्लूडेड प्लास्टिक्स, वो क्या है? कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती थी फॉर फिज़िकल शेप्स और बहुत वोकल। अगर आपने थिएटर किया है कभी किसी ने तो आपको पता होगा कि जब आप थिएटर करते हो तो वोकल एक्सरसाइज कराते हैं। अब थिएटर इज़ नॉट टेलीविज़न ना, माइक के सामने आप खड़े होके नहीं बोल रहे हो। माइक्स लगे होते हैं, कभी लटके होते हैं, कभी साइड में होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ यही करवाते हैं कि अगर आप स्टेज पे हो तो आपकी आवाज़ बिना माइक के ऑडिटोरियम के लास्ट में पहुँचे हुए इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो आ पूरा ज़ोर से मुँह खोल के आपको बोलना है। बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसे करके ओम का उच्चारण और अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ इन ये इंटेंस वोकल रेजोनेंस वर्क काम करते थे, ठीक है? तो इनका जो करियर था इट इज़ टिपिकली डिवाइडेड इंटू बहुत सारे डिस्टिंक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस। सबसे पहला है थिएटर ऑफ प्रोडक्शंस। जो इनका वर्क जो है वो हाइट पे पहुँचा विद दिस पॉलिश लैबोरेटरी थिएटर, जो कहीं तो था व्रॉक्लॉ में था, रिजल्टिंग इन लैंडमार्क प्रोडक्शंस लाइक एक्रोपोलिस एंड द कांस्टेंट प्रिंस। फिर आता है पैरा थिएटर। तो अब क्या हुआ, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस से ना ये हटने लगे टुवर्ड्स कम्युनल पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंसेस इंटेंडेड टू डिसॉल्व द बैरियर बिटवीन एक्टर एंड स्पेक्टेटर। पैरा थिएटर। तीसरा आया थिएटर ऑफ सोर्सेस, एक ट्रांस कल्चर सर्च कि मुझे ना रिचुअल के रूट्स, सॉन्ग, डांस के रूट्स तक पहुंचना है, अलग-अलग कल्चर्स के, इंक्लूडिंग हाइती, इंडिया, मेक्सिको।
सोर्स, है ना? थिएटर ऑफ सोर्सेज़। उसके बाद ये पहुँच गए ऑब्जेक्टिव ड्रामा पे। तो उन्होंने दिस वाज़ जो था ऑब्जेक्टिव ड्रामा कंडक्टेड प्राइमरीली एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरविन में, फोकसिंग ऑन फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव रिचुअल टेक्निक्स। और फिर आया आर्ट एज़ व्हीकल, इनका फाइनल फेज़, ठीक है? इसमें इन्होंने फ़ोकस किया, द फ़ोकस वाज़ नॉट ऑन एन ऑडियंस, बट ऑन परफ़ॉर्मर्स ओन इंटरनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कि खुद की मेरे लिए आर्ट एक व्हीकल है जो मुझे ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है थ्रू प्रिसाइज़ रिचुअल एक्शंस। इनका एक मेजर कलेक्शन भी है एसेज़ का, टुवर्ड्स अ पुअर थिएटर, व्हिच रिमेन्स अ वेरी इंपोर्टेंट टेक्स्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल थिएटर प्रैक्टिशनर्स वर्ल्ड वाइड। इंटरेस्टिंग फिगर, राइट? ग्रोटोव्स्की। तो कौन थे? रिविजन करते हैं। पॉलिश थिएटर एक्ट डायरेक्टर थे, वो एक कन्वेंशनल प्लेराइट नहीं थे, थ्योरीज ज्यादा है। ही वॉज फेमस फॉर टूवर्ड्स अ पुअर थिएटर, द मिनिमलिस्ट, मतलब एकदम स्ट्रिप ऑफ कर दो बाकी सारी चीजों को, मिनिमल रखो, तो मिनिमलिस्ट ऑफ थिएटर। कोर आइडिया पुअर थिएटर वाला आइडिया था, और फिर बहुत सारी स्टेजेस जो इन्होंने की, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी फेमस राइटर एक्चुअली। लेट मी शो हिम टू यू। Antonin Bertolt Tovsky, and this is Tom Stoppard. हमने सबने पढ़ा है इनको। अब तो ये कैनोनिकल राइटर टाइप ही है, लेकिन कुछ तो है जो इन्होंने भी किया विच डिजर्व्स अ मेंशन। क्या किया? टॉम स्टॉपर्ड। टॉम स्टॉपर्ड ब्रिटिश ही थे, प्लेराइट और स्क्रीन राइटर। टीवी के लिए भी लिखा इन्होंने, स्क्रीन के लिए भी लिखा। 1937 he was born in, passed away very recently 2025, ठीक है? एट द एज ऑफ 88, इंग्लैंड में ही। क्यों सेलिब्रेट करते हैं इनको हम? लिंग्विस्टिक प्लेफुलनेस के लिए। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थीम्स इन्होंने अपने वर्क्स में डाली हुई हैं। हम्म। तो ही वॉज बॉर्न इन चेकोस्लाविया, ठीक है? ही वॉज नॉट बॉर्न इन ये इधर, ही वॉज बॉर्न एज टोमास स्ट्रॉसलर। कहाँ पे? चेकोस्लोवाकिया में। ये भी नाज़ी ऑक्यूपेशन से भाग के एज अ चाइल्ड रेफ्यूजी आए थे, एंड ही इवेंचुअली फैमिली सेटल्ड इन इंग्लैंड 1946 में। ही लेटर डिस्कवर्ड दैट जितने भी इनके ऑल फोर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स जितने भी थे वहीं पे जो रह गए, दे डाइड इन होलोकॉस्ट। यू ऑल नो होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट, राइट? ज्यूज के साथ जो हिटलर ने किया था, उनको सबको जला दिया था जिंदा। एनीवे, स्टार्टिंग एज अ जर्नलिस्ट, एक ओवरनाइट सक्सेस इनको मिली थी 1967 में, जब इन्होंने एक वर्क लिखा, रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, एट द नेशनल थिएटर। इसको प्रोड्यूस किया, ओवरनाइट सक्सेस मिला। Stage, beyond the stage, he's very famous, very well known for co-writing the Oscar winning screenplay, film है एक, शेक्सपियर इन लव, उसका स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा है, ऑस्कर विनिंग, and also contributing significantly to Indiana Jones and Last Crusade. बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। इनके जो वर्क है ना, जिस तरह के हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है एज स्टोपार्डियन, अ टर्म यूज्ड टू हाईलाइट हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ जो वर्बल जिम्नास्टिक्स इन्होंने डाले हैं और जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है इनके वर्क्स में। तो रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, जंपर्स, द रियल थिंग, आर्केडिया, द कोस्ट ऑफ यूटोपिया, ये सब इनके वर्क्स हैं। एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी लिखा था इन्होंने, ट्रेसिंग जूइश फैमिली से ये थे, तो ट्रेसिंग अ जूइश फैमिली इन वियना अक्रॉस डेकेड्स, जिसका नाम था लियोपोल्डस्टैड। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल प्ले था, ठीक है? 5 टोनी अवार्ड्स भी मिले इनको इन सब चीजें करने के लिए। तो टॉम स्टॉपर्ड, जस्ट अ मिनट,
डेट्स कंफर्म करना चाह रही हूँ टॉम स्टॉपर्ड की। हाँ, ठीक है। 1937 से 2025। तो क्या याद रखना है? ही वाज़ अ चेक बोर्न ब्रिटिश प्लेराइट, मेजर पोस्ट मॉडर्न वॉइस है ये, एंड ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर रोज़ेनक्रेंज़ एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। इनका आइडेंटिटी अगर हम बात करें, द प्लेराइट हू रीराइट्स शेक्सपियर, मेटा थिएटर प्लस एब्सर्डिटी, ये इनका कोर आइडिया है। साइड कैरेक्टर्स बिकम द मेन स्टोरी। तो लेट 20th सेंचुरी से पोस्ट मॉडर्न ड्रामा में ये बिलोंग करते हैं। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा में मैं दो और नाम आपको दूंगी, जो पोस्ट मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल ड्रामा में जो दो नाम हैं। पहला है पीटर शैफर। लेट मी शो हिम टू यू। आई होप you're enjoying the session. You know, learning about new people, talking about new people is good. Yeah, Peter Schaffer. I think you have not read about him, if I'm not wrong. Maybe you have, but many of you, I'm sure, must have not read about him. Peter Schaffer. कौन थे? पीटर शैफर एक इंग्लिश प्लेराइट थे और स्क्रीन राइटर भी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1926, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड ही पास्ड अवे इन 2016। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, इनको टोनी अवार्ड, एक प्ले है, प्लेज हैं एक्चुअली दो। एक है एक्वस, EQUUS, और दूसरा है एमेडियस। इनके लिए ये बहुत फेमस हैं। ही इज नोन फॉर हिज अबिलिटी टू ब्लेंड डीप साइकोलॉजिकल इंक्वायरी विद ग्रैंड थिएट्रिकल स्पेक्टिकल। जहां पे एक तरफ हमने देखा कि मिनिमलिस्ट, कुछ चाहिए ही नहीं थिएटर में, वहां पे ये सर पीटर शैफर, इनका जो वर्क था ना, उसमें एनवी, पैशन, क्वेस्ट फॉर गॉड, ये हमें दिखाई देता है। तो जैसे मैंने कहा एमेडियस 1979 का एक वर्क था इनका, फिक्शनलाइज्ड फैंटेसिया है ये। इट इज अबाउट अ राइवलरी बिटवीन कंपोजर्स, ठीक है, मोजार्ट, आई एम श्योर यू हर्ड हु मोजार्ट वाज, एंड एंटोनियो सैलियरी। कंपोजर्स की राइवलरी की ये एक फिक्शनलाइज्ड कहानी है, ठीक है। शैफर अडेप्टेड द प्ले इनटू अ फिल्म आल्सो, जिसको 8 अकेडमी अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले फॉर शैफर। और दूसरा इनका जो वर्क था एक्वस, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एंड दैट वन इज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी। एक टीनेजर होती है, सॉरी, एक टीनेजर है जो जिसने क्या किया है, 6 घोड़ों को ब्लाइंड कर दिया है। इट्स थ्रिलर है, एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी, एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट स्टेज क्राफ्ट, एंड इट वाज फेमसली रिवाइव्ड आल्सो इन 2007। डैनियल रैडक्लिफ उसमें स्टार्ड इन दैट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और वर्क्स लिखे, जैसे कि ब्लैक कॉमेडी, 5 फिंगर एक्सरसाइज, द रॉयल हंट फॉर द सन। तो ये भी एक जूइश फैमिली, लिवरपूल में जूइश फैमिली में पैदा हुए थे, एंड ही वाज द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर ऑफ अ फेलो प्लेराइट जिनका नाम है एंथनी शैफर। वो भी प्लेराइट ही है, इन्होंने स्लूथ लिखा है, ठीक है। ट्रिनिटी कॉलेज में ये पढ़े, एंड ही वाज नाइटेड आल्सो फॉर हिज सर्विसेज टू ड्रामा। हैंड्स ऑन राइटर हैं ये, नोन फॉर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग, अपने ही वर्क को बार बार रिवाइज किया है इन्होंने। ही रीरोट द सेकेंड एक्ट ऑफ एमिडियस मल्टीपल टाइम्स इवन आफ्टर इट्स सक्सेसफुल प्रीमियर। ऐसे थे शैफर। तो क्या याद रखना है? ब्रिटिश प्ले राइट, नोन फॉर साइकोलॉजिकल ड्रामा, मोस्ट फेमस वर्क एक्वस, और ड्रामेटिस्ट ऑफ रिचुअल एंड रिप्रेशन इनको कहते हैं। तो या मिड लेट 20th सेंचुरी इनका टाइम। और एक और राइटर पोस्ट मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल ड्रामा में मैं जो नाम लूंगी वो है हावर्ड बाकर। लेट मी शो हिम टू यू। एंटोनिन बर्टॉल्ट,
Ovsky, Stoppard, Schaffer, and this is him, Barker. Quite serious. हावर्ड बाकर, ठीक है? हावर्ड बाकर ब्रिटिश थे। बॉर्न एक्चुअली ही इज़ नॉट डेड, सॉरी। बॉर्न इन 1946, ठीक है? बॉर्न इन 1946। नाउ ब्रिटिश हावर्ड पेंटर भी हैं, पोएट भी हैं, ठीक है? इन्होंने कौन-सा थिएटर एक डेवलप किया, उसका नाम है थिएटर ऑफ कैटास्ट्रॉफी, प्लीज़ रिमेंबर, थिएटर ऑफ कैटास्ट्रॉफी। तो इनका जो वर्क है इज नोन फॉर इट्स पोएटिक नॉन नेचुरलिस्टिक स्टाइल दैट एक्सप्लोर्स इंटेंस थीम्स ऑफ पावर, सेक्सुअलिटी एंड ह्यूमन सफरिंग। थिएटर ऑफ कैटास्ट्रफी क्या है? इन्होंने कॉइन किया था इस टर्म को टू डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी जो रिजेक्ट करती है दिस आइडिया ऑफ सिंगल शेयर्ड ऑडियंस रिस्पॉन्स, ठीक है? A form of tragedy that rejects the idea of a single shared audience response. अब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी की बात करें इसमें, तो इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग सीन्स, ये जानबूझ के उनको और कॉम्प्लेक्स और एब्सर्ड बना देते हैं, फोर्सिंग ईच व्यूअर टू इंटरप्रेट द प्ले फॉर देमसेल्व्स, कि तुम अलग 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 इंटरप्रेट करो, कोई एक रिस्पॉन्स नहीं हमें चाहिए, हम उस आइडिया को समझते ही नहीं। He rejects naturalism and political messages, believing that theater should be a site for moral speculation and the liberation of language from banality. ऐसा कुछ नहीं है, ये रिजेक्ट कर देते हैं ये सब। एंटी रियलिज्म। 1988 में इन्होंने एक रेसलिंग स्कूल को को फाउंड किया था। रेसलिंग स्कूल नहीं, इट्स अ थिएटर कंपनी डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूसिंग his works and developing his unique production theories, ठीक है? So he has written over 70 plays for stage, radio, TV also. Scenes from an execution, ये इनका सबसे widely recognized play है, Scenes from an Execution, focusing on the conflict between an artist's vision and the demands of the state. इसके अलावा इन्होंने विक्ट्री लिखा, द कासल लिखा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ थिएटर लिखा, ठीक है? तो what to remember about Howard? Contemporary British playwright, very philosophical. Famous work, Scenes from an Execution. He is the dramatist of discomfort and ambiguity. ठीक है? No moral clarity. लेट 20th से 21st सेंचुरी के ये राइटर है। इसके अलावा जो मुझे आपसे बात करनी है वो है पोस्ट कॉलोनियल एंड ब्लैक ड्रामा में कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? फिर फेमिनिस्ट ड्रामा और इंडियन एडवांस्ड इंडियन ड्रामा। तो ये 3 और बाकी हैं। स्टे विथ मी, नहीं मन लग रहा तो ब्रेक ले सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। But please listen to it because it's very important. Let's go with post colonial and black drama. और अभी जो मैं नाम लेने वाली हूँ वो एक्चुअली कोई नॉट कॉमन राइटर नहीं है, वोल सोइंका, नाइजीरियन प्ले राइट। लेट्स लुक एट हिम। 6 names we have covered till now, and now we have Wole Soyinka. Very important Nigerian playwright. (1934). He's born in 1934 and he's alive. Yeah, 91 years old. Amazing.
सो व्हाट अबाउट हिम? वोल सोयिंका एक बहुत ही सेलिब्रेटेड नाइजीरियन प्लेराइट, पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट हैं। मोस्ट फेमस फॉर बीइंग पहले ब्लैक अफ्रीकन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो इनको 1986 में मिला था। ठीक है? इनका पूरा नाम वोल सोयिंका नहीं है, एक्चुअली पूरा नाम है अकिनवाडे ओलुवोल वोल सोयिंका। बहुत मुश्किल है पहले के 2 शब्द, तो हम वोल सोयिंका पे ही रहेंगे, ठीक है? ही इज़ बेस्ट नोन एज़ अ प्लेराइट। इनके जो वर्क्स हैं ना, इन्होंने इसमें वेस्ट अफ्रीकन फ़ोक ट्रेडिशन को और योरूबा माइथोलॉजी को, प्लीज़ याद रखिएगा, योरूबा माइथोलॉजी को मिक्स किया है वेस्टर्न ड्रामेटिक फ़ॉर्म के साथ। He has written over 20 works, including plays like Death and the King's Horseman and novels like The Interpreters. सोइंका लाइफ लॉन्ग हमेशा इन्होंने जस्टिस मांगा, ठीक है? एक फियर्स क्रिटिक रहे हैं ऑफ करप्शन एंड टिरनी इन नाइजीरिया। और जब नाइजीरिया में सिविल वॉर चल रहा था, तो इनको अरेस्ट भी किया गया था। आई थिंक हमने बात भी की थी इस पूरे सिविल वॉर के बारे में। इनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर अपीलिंग फॉर अ सीज फायर, एंड ही वाज हेल्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 22 मंथ्स। बहुत बुरा है। कोई इंसान अच्छी चीज मांग रहा है, आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो, है ना? तो या बहुत सारे वर्क्स हैं, एज आई टोल्ड यू, लायन एंड द ज्यूल, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये प्लेज हैं इनके, बहुत अच्छा प्ले है डांस ऑफ द फॉरेस्ट। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन है। बाकी नॉवेल्स हैं बहुत सारे, मेमोइर्स लिखे हैं इन्होंने, और पोइट्री भी लिखी है। और पहले अफ्रीकन नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर। और मिथ प्लस पॉलिटिक्स प्लस रिचुअल, ये इन्होंने मिक्स किया है। योरूबा माइथोलॉजी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डेरेक वॉलकॉट, जिनकी हम बात करने वाले हैं। डेरेक वॉलकॉट डेरेक वॉलकॉट भी आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़े हैं। सेंट लूसियन, ठीक है? ही डाइड रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, बट या 1930 ही वाज बोर्न इन, एंड ही पास्ड अवे इन 2017। ठीक है? ही वाज 87 इयर्स ऑफ एज। सेंट लूसियन, world renowned St. Lucian poet and playwright, Sir Derek Alton Walcott। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1992 में। बहुत ही लश लिरिकल वर्स लिखे इन्होंने, दैट मास्टरफुली ब्लेंड्स वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस विद कैरिबियन हिस्ट्री, कल्चर एंड लास्टिंग स्कार्स ऑफ कोलोनियलिज्म। इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नेम, जैसे कि ओमेरॉस। इनका सबसे फेमस अचीवमेंट एक एपिक पोएम है एक्चुअली, दैट रीइमेजिन्स होमरिक थीम्स विद अ कैरिबियन सेटिंग। सेटिंग कैरिबियन है, लेकिन थीम्स होमरिक है। एक इनका बहुत ही इंप्रेसिव प्ले है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। इसको अवार्ड्स भी मिले हैं काफी। और एक और पोएम है लव आफ्टर लव। तो इन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर किया है पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को, इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स ना, अफ्रीकन, यूरोपियन, एशियाटिक, एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कैरिबियन लैंडस्केप। ठीक है? सेंट्रल फिगर थे ये कैरिबियन थिएटर के, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप। He was also a talented painter. Huh? He often combined his poetry with his own watercolors. तो ये भी एक बहुत नोटवर्दी बात है वॉलकॉट के बारे में। तो कैरिबियन पोएट, प्ले राइट, नोबल लॉरिएट। सबसे फेमस प्ले ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन,
आइडेंटिटी क्राइसिस इन colonial वर्ल्ड इज हिज स्पेशलिटी. ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल कैरिबियन लिटरेचर में डेरेक वॉलकॉट का नाम इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज ऑगस्ट ऑगस्ट विल्सन. टू सीरियस, लेकिन जबरदस्ती बिठा दिया इनको. सही में जबरदस्ती बिठाए हुए लग रहे थे. ऑगस्ट विल्सन अमेरिकन है, ठीक है. अम, थे. ही वाज बोर्न इन 1945 and he passed away in 2005. He lived for 60 years. And what about him? August Wilson, अमेरिकन सेंचुरी साइकिल, जिसको हम पिट्सबर्ग साइकिल भी बुलाते हैं, ही इज बेस्ट नोन फॉर दैट. An unprecedented series of 10 plays that chronicle the African American experience through each decade of 20th century. ये है वो जो अमेरिकन साइकिल, सेंचुरी साइकिल है या पिट्सबर्ग साइकिल है. उसमें 10 प्लेज हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को हर एक डेकेड 10-10 साल के गैप में दिखाता है. तो जो ये है अमेरिकन सेंचुरी साइकिल, इट इज सेट प्राइमरली इन पिट्सबर्ग्स हिल डिस्ट्रिक्ट. प्लीज रिमेंबर, तो ये जो प्लेज हैं इसमें दे एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ हेरिटेज, आइडेंटिटी एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो रेजिलियंस ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स. ठीक है, अब ये प्लेज कौन कौन से हैं ये आपने देखने हैं. मैं एक बार आपको नाम बताती हूँ. शुरुआत होती है जेम ऑफ द ओशन से, जिसमें स्लेवरी का इमीडिएट लेगेसी की बात करते हैं. कैरेक्टर है इसमें आंट एस्टर. ठीक है, 1900s में ये आया फॉर द 10 years. फिर 1910s में जो टर्नर्स कम एंड गॉन. तो ये माइग्रेशन की बात है फ्रॉम साउथ टू द इंडस्ट्रियल नॉर्थ. 20s में मा रेनीज ब्लैक बॉटम, ब्लैक म्यूजिशियंस का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था शिकागो में, उसके ऊपर है. 30s में आया द पियानो लेसन. इसमें फैमिली के डिस्प्यूट्स की बात की है ओवर एन एयरलूम, अगेन डॉक्यूमेंटिंग स्लेवरी. 40s में आया 7 गिटार्स. आप देख रहे हो, पहले ब्लैक म्यूजिशियंस की आई, फिर पियानो लेसन आया, अब 7 गिटार्स आ गए. दिस इज फ्रेंडशिप एंड म्यूजिकल म्यूजिकल एस्पिरेशंस आफ्टर अ गिटारिस्ट्स डेथ. 50s में आया फेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक फादर सन का कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ वर्किंग क्लास फैमिली. 60s में आया टू ट्रेन्स रनिंग. इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑन द ब्लैक पावर मूवमेंट फ्रॉम अ डाइनर. फिर आया 70s में जिटनी, अनलाइसेंस्ड कैब ड्राइवर्स की कहानी है. 80s में आया किंग हेडली द सेकेंड, एक एक्स कॉन का सर्च फॉर रिडेम्पशन. और 90s में आया रेडियो गोल्फ, which talks about the conflict between historical preservation and urban progress. कि क्या करें, प्रिजर्व करें या प्रोग्रेस करें. पुलित्जर प्राइज मिला था इनको 2 बार, एक बार फेंसेस के लिए, दूसरी बार पियानो लेसन के लिए. टोनी अवार्ड्स मिले हैं. 2005 में वर्जीनिया थिएटर न्यूयॉर्क का, इट वाज रीनेम्ड द ऑगस्ट विल्सन थिएटर, making him the first African American to have a Broadway theater named in his honor. How beautiful it is. है ना? And he was largely self-educated. स्कूल से ड्रॉप आउट, हाई स्कूल से 15 की एज में, क्योंकि इनको प्लेजरिज्म, फॉल्सली इनको प्लेजरिज्म के लिए अक्यूज किया गया था. और ही ऑल्सो फेमसली क्रेडिटेड हिज एजुकेशन टू द 4 B's. इन्होंने कहा मैं अपना एजुकेशन का क्रेडिट इनको देता हूं. वो कौन थे? सबसे पहले द ब्लूज पेंटर रेमोरे बियर्डन एंड द राइटर्स बराका, अमीरी बराका एंड बॉर्जेस, लुई बॉर्जेस. एंड इनका जो स्टाइल है इज ऑफन कॉल्ड पोएटिक रियलिज्म.
अभी बहुत सारा आपको गिटार, पियानो, म्यूज़िशियन काफ़ी कुछ मिल रहा है। ब्लेंडिंग authentic everyday dialogue with highly lyrical, rhythmic speech inspired by candidates by the musical forms like jazz and blues. ठीक है? बहुत सारे अभी-अभी रिसेंटली इनका फ़िल्म अडैप्टेशंस भी हुई हैं। फेंसेस और पियानो लेसन को भी किया है अडैप्ट। So that's about Wilson. African American, Pittsburgh साइकिल के 10 plays, most famous fences, और he was the chronicler of Black American life. और अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं इन विच ना नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सॉरी पहले फेमिनिस्ट ड्रामा उसके बाद इंडियन ड्रामा फेमिनिस्ट ड्रामा में मैं बात करना चाहती हूँ टिम्बरलेक वर्टेन बेकर की लेट मी शो हर टू यू टिम्बरलेक कौन थी टिम्बरलेक वर्टेन बेकर ब्रिटिश प्ले राइट और स्क्रीन प्ले राइटर ठीक है टिम्बरलेक क्या वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसलेटर भी हैं ठीक है जिन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं रॉयल कोर्ट के लिए रॉयल शेक्सपियर कंपनी के लिए और बहुत सारी जगह पे एंड इनको डिस्क्राइब किया गया है एज द डॉइन ऑफ पॉलिटिकल थिएटर ऑफ द 80s 1980s एंड 1990s इनका सबसे बेस्ट नोन वर्क है आर कंट्रीज गुड 6 टोनी नॉमिनेशंस इसको मिली हैं what else about her um, she's known for her politically charged and historically grounded theater तो 1980s में इनको फेम मिला और सबसे फेमस इनका प्ले यही है आर कंट्रीज गुड और it's based on Thomas Kennelly's novel, actually, Our Country is Good, The Playmaker. It tells the true story of 18th century Australian convicts staging a play, serving as a powerful argument for the redemptive power of art. फिर इन्होंने लिखा द लव ऑफ द नाइटिंगेल ये एक फेमिनिस्ट री इमेजिनिंग है ऑफ द ग्रीक मिथ ऑफ फिलोमेला एंड टेरियस फिलोमेला और टेरियस ग्रीक माइथोलॉजी में आप पढ़ना उनकी कहानी उसी को री इमेजिन किया है इन्होंने इसमें एंड इसमें इन्होंने फोकस किया है फीमेल रेजिलियंस पे कैसे वॉइसेस को साइलेंस कर दिया जाता है ठीक है इसके अलावा थ्री बर्ड्स अलाइटिंग ऑन अ फील्ड और जेफरसन्स गार्डन ये सबसे रीसेंट प्ले जो एक था वो है तो न्यूयॉर्क सिटी में ही शी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी जर्नलिस्ट पेरेंट्स थे एंड शी वाज रेज्ड इन फ्रांस ऑल्सो अपब्रिंगिंग इनकी जो थी वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हर अवेयरनेस ऑफ हाउ लैंग्वेज एंड बॉर्डर्स शेप आइडेंटिटी है ना और ओरिजिनल प्लेस के अलावा प्रोलिफिक ट्रांसलेटर ये रही हैं आई हैव टू चेक हर डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ वो आप एक बार चेक करना ठीक है बट व्हाट वी हैव टू नो अबाउट हर इज दैट अभी चेक कर ही लेते हैं एक्चुअली जस्ट अ मिनट टिम्बरलेक I forgot to write it down with me. Okay, 1951 she was born in, and she is 75 years old at the moment, and she remains active in the theater world. ठीक है? She's alive and ब्रिटिश हैं ये born हुई थी ये न्यूयॉर्क में but she's otherwise British based अभी. So that's about her. And theater as reform and power use किया है इन्होंने. Hmm? Another name, one more name that I want to talk about
in here is this American playwright, feminist playwright, जो है ईव एंसलर. ये है ईव एंसलर. एंसलर, ई एन, ओके, ईव एंसलर. हाँ, so as I said, Eve is an American playwright and author. अब इन ये ना वी के नाम से जानी जाती हैं, वी, फॉर्मली ईव. मे बी इन्होंने नाम अडैप्ट कर लिया है एज वी. शी इज अ टोनी अवार्ड विनिंग अमेरिकन प्लेराइट, ऑथर, एक्टिविस्ट भी हैं, एंड शी इज बेस्ट नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग प्ले. इट्स कॉल्ड द वजाइना मोनोलॉग्स. यू शुड रीड इट. 2019 में इन्होंने एक मोनोनिम अडॉप्ट किया. मोनोनिम इज वी. क्यों? ताकि ये अपने आप को डिस्टेंस कर पाए फ्रॉम हर पटर्नल आइडेंटिटी. इनको नहीं, अपने पटर्नल आइडेंटिटी नहीं चाहिए. एंड दिस ऑल ऑफ दिस वाज डन आफ्टर द रिलीज ऑफ हर मेमोir द अपॉलजी, जिसमें इन्होंने चाइल्डहुड अब्यूज की बात की है जो इनको अपने फादर से मिला. द अब्यूज. द वजाइना मोनोलॉग्स एक ओबी अवार्ड विनिंग प्ले है. फीमेल सेक्सुअलिटी, vulnerabilities को थ्रू इंटरव्यूज विद हंड्रेड्स ऑफ women. इसके अलावा द गुड बॉडी. इट्स अ प्ले दैट फोकस्ड ऑन women's body image and the pressure to, conform to beauty standards. In the body of the world, again a memoir, and subsequent one woman show detailing her battle with uterine cancer and its connection to global suffering of women. Reckoning 2023 का कलेक्शन है एक, of personal and political prose and poetry spanning 4 decades of her work. और डियर एवरीथिंग लिखा, एक रीसेंट म्यूजिकल प्रोजेक्ट जो यूथ एक्टिविज्म पे बेस्ड है, क्लाइमेट क्राइसिस पे बेस्ड है. ग्लोबल एक्टिविज्म में ये हैं. वी डे करके एक जाना जाता है. इसमें एक ग्लोबल मूवमेंट चलाया जिसमें शी had founded it in 1998 to end violence against all women and girls, which has raised over $120 million for grassroots organizations. Largest mass action campaign in history to end gender based violence. 1 billion rising. आपने सुना होगा शायद 1 billion rising के बारे में. That's her. And she continues to be active voice, in the Guardian she writes and other publications. 2025 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक नो किंग्स नेशनल डे ऑफ एक्शन में न्यूयॉर्क सिटी में. It was a mobilization against political corruption and authoritarianism. That's we. We should all call her we now. है ना? So American feminist playwright and activist, famous work Vagina Monologues, Voice of Body Politics. That's her. And finally, I've reached my last section in which I would like to talk about 3 Indian writers, in which the first one is Habib Tanveer. Habib Tanveer. Hmm? Habib Tanveer, one of the most popular Indian Urdu playwrights. He was born in 1923, Raipur mein, and he passed away in 2009. He was 85 years of age. सिंगरौली में इनकी डेथ हुई. और थिएटर डायरेक्टर भी हैं. आई एम श्योर आपने कुछ मूवीज देखी होंगी हबीब तनवीर की.
तो एक लेजेंडरी प्लेराइट, डायरेक्टर, पोएट, एक्टर हु फंडामेंटली परफॉर्म्ड मॉडर्न इंडियन थिएटर। इन्होंने पायनियर किया एक बहुत ही यूनिक थिएटर ऑफ द पीपल। इन्होंने इसमें क्लासिकल ट्रेडिशंस को ब्लेंड किया विद फोक आर्ट ऑफ रूरल छत्तीसगढ़। ठीक है। 1959 में तनवीर ने नया थिएटर को फाउंड किया था भोपाल में, जो एक प्रोफेशनल टूरिंग कंपनी की तरह फॉर्म हुई, फाउंड हुई, दैट बिकेम हिज लाइफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये पहले थे जो अनएजुकेटेड ट्राइबल आर्टिस्ट्स को लेके आए एक फॉर्मल स्टेज पे, अलाउइंग देम टू परफॉर्म उनके अपने छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट में, हिंदी में नहीं, जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है हिंदी का उसमें नहीं, छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट में आप करो। एक ट्रेडिशन शुरू किया इन्होंने। इट इज़ हेविली इनकॉर इट हिज वर्क हेविली इनकॉर्पोरेटेड दिस नच्छा, NACHA, जो एक ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी फ़ोक फ़ॉर्म है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ऑल द पीपल हियर फ्रॉम छत्तीसगढ़, टू क्रिएट अ न्यू थिएट्रिकल लैंग्वेज। नच्छा ट्रेडिशन शुरू किया इन्होंने, एक नया लैंग्वेज, एक नया थिएट्रिकल लैंग्वेज को लेके आने के लिए, एंड रेजोनेटेड विद बोथ रूरल एंड अर्बन ऑडियंसेस। ही यूज्ड थिएटर टू चैलेंज द सोशल हायरार्कीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने अपने आप को हमेशा डिस्क्राइब किया, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हूँ मैं, किसी एक जगह का नहीं हूँ। बहुत आइकॉनिक वर्क्स हैं इनके कुछ, जैसे कि इनका प्ले है एक चरणदास चोर, फिर है आगरा बाजार, एक माइलस्टोन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ उर्दू पोएट नज़ीर अकबराबादी। उसमें लोकल विलेजर्स, स्ट्रीट वेंडर्स को भी इन्होंने लिया। फिर लिखा इन्होंने मिट्टी की गाड़ी, एक अडेप्टेशन था संस्कृत क्लासिक, एक प्ले था, द लिटिल क्ले कार्ट यूजिंग फोक इडियम्स। पोंगा पंडित, एक कंट्रोवर्शियल प्ले जिसमें रिलीजियस हिपोक्रेसी को इन्होंने सटायराइज किया है, एंड ही हैज ड्रॉन सिग्निफिकेंटली ही ड्रू सिग्निफिकेंट बैकलैश फ्रॉम राइट विंग ग्रुप्स ऑफ कोर्स। सो इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने थे 1972 में टिल 78। ही ऑल्सो अपीयर्ड इन वेरियस फिल्म्स, जैसे कि गांधी में ये थे, प्रहार में थे, ये वो मंजिल तो नहीं, इसमें भी वो थे। So that's about him, Indian playwright blending folk and modern theatre. चरणदास चोर, चोर फोक थिएटर रिवाइवलिस्ट भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मंजुला पद्मनाभन। Manjula Padmanabhan. She's 72 years of age. She was born in 1953. Versatile Indian writer हैं, artist हैं, playwright हैं, and recognized for her work across diverse genres, including science fiction, drama, comic strips. पर एक play है, Harvest, which won the prestigious Onassis Prize for Theatre in 1997. Widely she is known for that. एंड इट्स एक डिस्टोपियन सटायर है ये, जिसमें इन्होंने ग्लोबल ऑर्गन ट्रेड और जो एक्सप्लॉइटेशन है थर्ड वर्ल्ड की, उसकी बात की है। इसके अलावा लाइट्स आउट, विच डील्स विद सोशल एपैथी टुवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस, एंड हिडन फायर्स लिखा इन्होंने, एक सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स है रिगार्डिंग कम्युनल राइट्स। इन्होंने सिर्फ यही नहीं, फिक्शन और साइंस फिक्शन भी लिखा। She's the pioneer of Indian science fiction with her trilogy consisting Escape, The Island of Lost Girls, and Forthcoming Zone. Recently, एक short story collection भी इन्होंने release किया titled Stolen Hours and Other Curiosities 2023 में.
आर्ट और कॉमिक्स में इन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है बड़ा फेमस, सुकी, वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट ओरिजिनल कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स। यू वांट टू सी? मेबी you've seen। ये क्या आ गया? ये है देखो, सुकी का कैरेक्टर। दिस इज़ सुकी, इंडियन प्रॉपर। ये देखो, बहुत सारी कॉमिक बुक्स इन्होंने लिखी हैं इस पे। Hi there, my guest today is Miss Poochie Bow Wow, spokes dog for BAD। तो ये इन्होंने कैरेक्टर भी क्रिएट किया है। चिल्ड्रंस लिटरेचर बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने, ओवर 20 चिल्ड्रंस बुक्स, जैसे कि अनप्रिंसेस, माउस अटैक, वेयर्स द कैट। So she was born in Delhi, एक डिप्लोमैट की फैमिली में, एंड शी ग्रू अप इन यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया एज अ टीनेजर। तो ये जो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव इनको मिला ना, इट इन्फॉर्म्स हर वर्क which frequently critiques social inequalities, gender violence, ethics of technology। कभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स में, कभी न्यू दिल्ली, ऐसे रहती हैं ये। तो बियॉन्ड लिटरेचर इनका जो वर्क है, इट हैज़ बीन अडैप्टेड फॉर फिल्म एज़ वेल। हार्वेस्ट को अडैप्ट किया गया है इनटू अ मूवी कॉल्ड देहम बाय गोविंद निहाली। प्लीज़ अडैप्टेशंस भी ध्यान में रखा करो। मंजुला पद्मनाभन, ठीक है? मोस्ट फेमस वर्क हार्वेस्ट, और साइ-फाई, साइंस फिक्शन प्लस बॉडी कमोडिफिकेशन पे बात की है इन्होंने। वन लास्ट राइटर फॉर द डे इज़ रतन थियम। इतनी दूर जाने से अच्छा मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। थियम से। बॉर्न इन 1948, पास्ड अवे इन 2025, ठीक है? रतन थियम, Indian playwright, theatre director, and a teacher from Manipur. He was a leading figure of the post independence theatre of roots movement. Please note, जितने भी हमने थिएटर्स किए हैं, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ रूट्स, थिएटर ऑफ पीपल एंड सो ऑन, उनको याद रखना है। Decolonization, movement of decolonization in Indian theatre, along with stalwarts like these people. Habib Tanveer, Bansi Kaul, Jabbar Patel. So he's best known for amalgamating traditional Manipuri performance styles with contemporary theatrical forms to create a new language with plays like these. इनकी थिएटर कंपनी है कोरस रेपर्टरी थिएटर, जो इम्फाल में बनाई थी। फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्रॉम मणिपुर स्टेट, ठीक है? तो ये है रतन थियम, और थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट इनका याद रखना है, व्हिच sought to decolonize Indian theatre by blending these indigenous aesthetics with contemporary techniques। कोरस रेपर्टरी थिएटर जो इन्होंने फाउंड किया था इम्फाल में, इनका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? विजुअल ग्रैंडर बहुत है, और मणिपुरी डांस फॉर्म्स जैसे को इन्होंने इंटीग्रेट किया है, थांगता मार्शल आर्ट्स जो है उसके साथ, और ट्रेडिशनल म्यूजिक को इनटू मॉडर्न स्टोरी टेलिंग। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली में है। मेजर वर्क्स की बात करें तो हैं काफ़ी सारे, चक्रव्यूहा,
एक है एक है उत्तर प्रियदर्शी और एक मणिपुरी ट्रिलॉजी लिखी है इन्होंने। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताती हूँ प्रोलॉग, सेकंड है माय अर्थ माय लव, थर्ड है नाइन हिल्स वन वैली। ठीक है? एंड या इनकी जो डेथ थी इट वाज़ वाइडली मोर्न्ड एज़ एन एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन थिएटर। So that's about it. Okay. Now you have to notice the pattern. Net is not really testing one thing, biography. It is testing associations. कि एक प्ले राइट है अगर तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड उसने थ्योरी के साथ कैसे लिंक किया चीजों को, जैसे पूरा थिएटर ऑफ रूट्स, थिएटर ऑफ पीपल, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी, थिएटर ऑफ दिस, थिएटर ऑफ दैट. So I hope this lecture will help you, to understand these playwrights and to also understand how you have to go about doing ड्रामा. अभी मैंने आपको हमने कौन-कौन से किए देखो कैटेगरीज़. वी स्टार्टेड विद द थ्योरी ड्रिवन ड्रामेटिस्ट्स जिसमें हमने एंटोनिन आर्टॉट, बर्टोल्ट ब्रेक्ट की बात की और जर्सी ग्रोटोव्स्की की बात की. देन वी मूव्ड टू पोस्ट मॉडर्न एंड एक्सपेरिमेंटल ड्रामा जिसमें हमने टॉम स्टॉपर्ड की बात की, पीटर शैफर की बात की, हावर्ड बाकर की बात की, थिएटर ऑफ कैटास्ट्रोफी वाले. देन वी मूव टू पोस्ट colonial एंड ब्लैक ड्रामा, तो वोल्सोइंग का डेरेक वॉलकॉट और ऑगस्ट विल्सन की बात की. फिर फेमिनिस्ट और जेंडर ड्रामा, तो टिम्बरलेक की बात की और ईव एंसलर जो वी के नाम से जानी जाती हैं. एंड देन वी मूव टू इंडियन, हबीब तनवीर, मंजुला पद्मनाभन और रतन की हमने बात की. That's it for today. And once I'm about to be done with poetry, also with my paid users, and we are going to do the same for poetry as well soon. I hope you are enjoying the theory lessons as well. And if you wish to join my full course, either for NET, JRF, or for UPPSC GDC, please feel free to get in touch with me and join the course. It will definitely give your learning a more organized and a more guided kind of a learning experience. So you can do that. Also, I'm going to start with the batch for interviews very soon. बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज आने वाली हैं जैसे कि KVS की या HPSC के PGT वालों की. So if you wish to join that, let me know. Thank you so much.